हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पेन पे। आज का हमारा टॉपिक है एंटीजेंट पेपर वन से क्वेश्चन लेकर आपके लिए उच्च शिक्षा प्रणाली, हमारे एजुकेशन सिस्टम के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारा एक अन्य चैनल है राजू आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में 1 रुपए की मुद्रा पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारत सरकार के वित्त सचिव। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। भारत में 1 रुपए की मुद्रा पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत सरकार के वित्त सचिव के होते हैं ये 1 रुपए की मुद्रा पर। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हुए दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस सूची 1 में आयोग व समितियां हैं, सूची बी में वर्ष दिया गया है और नीचे कूट भाषा दी गई है ए बी सी डी। इसमें से हमें आंसर बताना है कि कौन सा सही आंसर रहेगा। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर है पहले का तीसरा हो जाएगा। प्रथम प्रशासनिक सुधार जो है इस सन 1966 में आए थे और पॉल एच एप्पलबी समिति जो है ये 1953 में आई थी। के संथानम समिति थी ये हमारी सन 1962 में थी और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ये सन 2005 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और पहले का चौथे का पहला, तो उल्टी दे रखे हैं ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। संवैधानिक रूप से राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता का कार्य निष्पादन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? संबंधित राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य सरकारों के निर्वाचन विभाग द्वारा। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? संवैधानिक रूप से राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता का कार्य निष्पादन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है ये। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? एक पंचायत का प्रशासनिक कार्य कौन सा नहीं है? सफाई तथा अपवहन तंत्र उपलब्ध कराना, कब्रगाह तथा शमशान भूमि उपलब्ध कराना, कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना, सड़कों तालाबों कुओं का अनुरक्षण कराना। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? ये नहीं पूछा गया है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, सड़कों तालाबों कुओं का अनुरक्षण करना। ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं सरपंच, उप सरपंच एवं सभी निर्वाचित पंच, सरपंच, उप सरपंच एवं ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, सरपंच, ग्राम सेवक एवं निर्वाचित पंच, ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाता। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाता होते हैं ये। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 18 वर्ष की होनी चाहिए। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने की उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष है और वोट डालने के लिए भी 18 वर्ष ही निर्धारित है। पहले ये 21 वर्ष थी किंतु अब 18 वर्ष की जा चुकी है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान, वैज्ञानिक मनस्थिति का विकास, सरकार के प्रति सम्मान या वन्य जीवों की रक्षा। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित क्या क्या है? नीचे कूट भाषा दी गई है। ए बी सी डी से हमारा सही आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 1, 2 व 4 संविधान, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना है, वैज्ञानिक मनस्थिति का विकास है,
और वन्य जीवों की रक्षा है। तीनों हमारे कथन सही है हमारे, 1, 2 और 4। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता को बनाए रखने की, भारत के संविधान में सत्यनिष्ठा और विश्वास की, देश के संविधान और कानून को बनाए रखने की, देश के संविधान और कानून को संरक्षित, सुरक्षित एवं प्रतिरक्षित करने की। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है ये देश के संविधान और कानून को संरक्षित, सुरक्षित एवं प्रतिरक्षित करने की। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? ये सही नहीं पूछा गया है, नीचे कूट भाषा भी दी गई है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको कि राइट आंसर हमारा क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाए 1 और 4। भारत की महान न्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं पूछा गया है? कि पहला व चौथा होगा हमारा। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्त करती हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो और उनकी निश्चित अवधि होती है। पहला और चौथा हमारा बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। वित्तीय आपात स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? नीचे कूट भाषा दी गई है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? कि दूसरा और तीसरा हो जाएगा इसमें। वित्तीय आपात स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? केंद्र सरकार और राज्यों के बीच बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो दूसरा और चौथा हमारा सही आंसर रहेगा। सॉरी दोस्तों, दूसरा और तीसरा होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, पहला तीसरा। ठीक, केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है। दूसरा और चौथा, तीसरा सॉरी दोस्तों, बार बार चौथा ही निकल रहा है मुझसे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। तो छोटा कर दिया जाए। सूची 1 सूची सेकंड को साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड के प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची सेकंड दी गई है। निर्धनता कम करो कार्यक्रम किसका है? ये मनरेगा का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा इसमें। फिर मानव विकास योजना, मिड डे मील की है मानव विकास योजना। सामाजिक सहायता योजना, ये हमारी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन NOAP की है। और न्यूनतम आवश्यकता योजना, ये इंदिरा आवास योजना है IAY की। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। फिर से देखिए, निर्धनता कम करो कार्यक्रम है मनरेगा का, मानव विकास योजना है मिड डे मील की, सामाजिक सहायता योजना है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, न्यूनतम आवश्यकता योजना है इंदिरा आवास योजना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में, कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने दिया था? यह स्वराज पार्टी ने दिया था सन 1924 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2010-11 में उच्च शिक्षा में निम्न में से किस श्रेणी के विद्यार्थियों का नामांकन निर्धारित आरक्षित श्रेणी के प्रतिशत से अधिक था? अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी, अनुसूचित जाति के विद्यार्थी, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी या महिला विद्यार्थी? वर्ष 2010-11 में उच्च शिक्षा में निम्न में से किस श्रेणी के विद्यार्थियों का नामांकन निर्धारित आरक्षित श्रेणी के प्रतिशत से अधिक था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी थे ये, OBC के अन्य पिछड़ा वर्ग के। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सत्य नहीं है? ये कौन सा कथन हमारा सत्य नहीं है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए। राज्य विश्वविद्यालयों के लिए इसे राज्य निधियां प्राप्त होती हैं। राज्य विश्वविद्यालयों के लिए इसे राज्य निधियां प्राप्त होती हैं, ये हमारा कथन सही नहीं है।
इसे 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। इसे उच्च शिक्षा की उन्नति और समन्वय का कार्य सौंपा गया, बिल्कुल सही है। इसे केंद्र सरकार से योजनागत और गैर योजनागत निधियां प्राप्त होती हैं, बिल्कुल सही है। ए बी सी हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे और सत्य जो नहीं है हमारा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित कथन पर विचार करें जिसके संबंध में दो तर्क पहला और दूसरा दिए गए हैं। क्या भारत को द्विदल पद्धति अपना लेनी चाहिए? हाँ, इससे सरकार में स्थिरता आ जाएगी। नहीं, इससे मतदाताओं की पसंद समिति हो जाएगी। तो केवल तर्क एक प्रबल है, केवल तर्क सेकंड प्रबल है, दोनों तर्क प्रबल है या दोनों में से कोई तर्क प्रबल नहीं है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों तर्क प्रबल हमारे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। क्या भारत को द्विदल पद्धति अपना लेनी चाहिए? हाँ, इससे सरकार में स्थिरता आएगी। नहीं, इससे मतदाताओं की पसंद सीमित हो जाएगी। दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, तर्क 1 और तर्क विचार करें। क्या आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों का चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? तर्क है हाँ, यह राजनीति के अपराधीकरण का रोकेगा। नहीं, इससे शासित दल को अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध कुछ मामले फाइल करने में प्रोत्साहन मिलेगा। ए बी सी डी से हमारा सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल तर्क फर्स्ट ही प्रबल हमारा। हाँ, यह राजनीतिक के अपराधीकरण को रोकेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी, 23 जुलाई 1947 ईस्वी, 25 जुलाई 1947 ईस्वी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न हमारा, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये जेपी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर थे ये भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। पूर्वोत्तर अधिपत्र में लोकसभा अध्यक्ष किसके बाद आती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री। पूर्वोत्तर अधिपत्र में लोकसभा अध्यक्ष किसके बाद आती है? प्रधानमंत्री के बाद आती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहां आरंभ किया गया? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो सही आंसर क्या होगा? भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहां आरंभ किया गया था? ये तमिलनाडु में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? निरंकुश राजतंत्र, संवैधानिक सरकार, अलिखित संविधान या गणतंत्र। किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? ये संवैधानिक सरकार के नियम है, सिद्धांत है ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार, राष्ट्रपतीय सरकार। संसदीय प्रणाली द्वारा वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये उत्तरदायी सरकार के नाम से। भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है? भारत का संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों के मत या संसदीय कानून। तो सही आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। क्या स्रोत है ये न्यायिक व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था?
लाहौर अधिवेशन 1929, कोलकाता अधिवेशन 1911, सूरत अधिवेशन 1907, दिल्ली अधिवेशन 1947। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ये कोलकाता अधिवेशन में सन 1911 में। सॉरी दोस्तों, ये लाहौर अधिवेशन में गाया था सन 1929 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ये लाहौर अधिवेशन में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।